आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे सीडीपी के होंगे, जो कि जुलाई 2024 में पूछे जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म फिल नहीं किया तो कर दीजिए। और 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, इसलिए हमने जुलाई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन लिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैंने इसके प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ना देखी हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और हम सुबह 8 बजे कराते हैं प्राइमरी लेवल के और रात के 8 बजे कराते हैं जूनियर लेवल के सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उन्हें देखा कीजिए। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कराते हैं सुबह 10 बजे, उसे भी देखा कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी है वंशक्रम एवं वातावरण का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो किन दोनों के परिणाम का योगदान है, किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वंशाक्रम और वातावरण का। जो वंशाक्रम और वातावरण होता है उसका मानव के विकास पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि मनुष्य जन्म लेता है तो वंशाक्रम यानी उसके वंश के पापा दादा या मम्मी सभी के नानी नानी के जो गुण है उसके अंदर आते हैं, तो वो वंशाक्रम से तो प्रभावित होता है, साथ ही वो उसके वातावरण से भी प्रभावित होता है। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में ही आकर उसका समाज में आकर ही उसका विकास जो होता है वो होता है। इसी कारण वो वातावरण और वंशाक्रम दोनों से उसके दोनों के योगदान का वो परिणाम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलनीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास है उसका निर्धारक तत्व नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। जो सामाजिक संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, जबकि अनुभव और संतुलनीकरण है। आज आप जानते हैं कि जीन पियाजे से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कंपलसरी है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी विकास की? 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी और चौथी थी आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष या उससे अधिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। यानी कि ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले कहे जाते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए हम कौन सी व्यू रचना अपनाएंगे। ऑप्शन ए है कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको शामिल कर लेना और क्लासरूम में क्या करना, डिस्कशन करना। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, यानी क्लासरूम में विद्यार्थियों को शामिल कर लेना चाहिए, जो टीचर है उनके द्वारा निर्देशन दिए जाने चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, यानी कि पीयर यानी कि जो सहपाठी होते हैं उनके द्वारा अनुशिक्षण दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो ये तो हटा ही दो कि समूह में हमें तो बांटना नहीं है कि योग्यता आधारित होता है, यानी कि जो एक योग्यता वाले उनको एक ग्रुप में रख देना, जो बिल्कुल जिन्हें अच्छे से आता पढ़ना नहीं है मंद बुद्धि वाले उन्हें एक रखना, इस तरह से ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो नहीं, ऐसा तो हमें करना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन डी तो हट ही जाएगा। और इसने हमसे पूछा है कि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उनको पढ़ाने के लिए कौन सी विरचना अपनाएंगे। तो सबसे अच्छा हमारा ये रहेगा कि हम जो सहकारी अधिगम है और जो पीयर ट्यूटरिंग है यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण है उसको बढ़ावा दें। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इससे अच्छे से पढ़ जाएंगे। जब अभी एक दूसरे इससे अच्छे से उनका विकास होगा, क्योंकि एक दूसरे बच्चे से जब वो पढ़ेंगे तो उनकी जो झिझक है वो भी खत्म होगी, जो उनकी दिक्कतें हैं वो भी बताएंगे और आपस में वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमें पीयर ट्यूटरिंग को यानी सहपाठियों द्वारा शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। जो समस्या होती है उसका क्या जरूरत होती है, क्यों वो आई उत्पन्न हुई है, उसका अर्थ क्या है, उसको जानने की योग्यता यानी एबिलिटी होना। जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण है उसके क्या दोष होते हैं, क्या कमी होती है, उन रिक्तियों के प्रति जो सजगता है वो विशेषता किसकी है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों की,
ऑप्शन बी है सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी है सृजनशील बालकों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की, क्योंकि सामान्य बालक जो होते हैं वो इनका तो पता लगाएंगे नहीं, विशेष बालक होते हैं वो भी नहीं लगा सकते, लेकिन जो सृजनशील बालक होते हैं, जो हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं, वो इस बात का पता आसानी से लगा लेते हैं, उनके अंदर विशेष योग्यता होती है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएंगे। वही बालक तो सृजनशील कहलाते हैं जो अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता से आगे बढ़कर कोई काम करते हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं फील्ड में, तो उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट के प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है कि एक कॉलेज जाने वाली जो लड़की है उसने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा है कि कमरे से बाहर चली जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक लड़की है जो कहाँ जाती है, कॉलेज जाती है। वो जब भी कॉलेज से आती है तो अपना जो कोट है वो कहाँ फेंक देती है, वो अपना कोट है वो यूं ही फेंक देती है, लेकिन उसकी मम्मी डांटा और कहा कि कोट है वो खूंटी पर टांगो। तो बच्ची जो है वो अगली बार आई अपने कॉलेज से तो उसने कोट को फेंकने के बजाय क्या किया, खूंटी पर टांग दिया। तो बताइए ये किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन बी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन सी है प्रत्यय अधिगम का और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक लड़की है वो कॉलेज से आती है अपना कोट यूं ही फेंक देती थी, पर माँ के कहने पर उसने कोट जो है उसकी सही जगह यानी खूंटी पर ही टांगा। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का उदाहरण है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था, तो सही से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखो नहीं पूछा है और नहीं है काफी कंफ्यूज करते हैं, तो नहीं पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि विकास अंतःक्रिया का फल है, ऑप्शन बी है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑप्शन सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। ये जो विकास है वो आपके क्लासरूम में पढ़ने वाला विकास नहीं है, बल्कि ये जो विकास है वो क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले सामान्य विकास होता है और धीरे धीरे चलते चलते विशिष्ट की ओर जाता है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये उल्टा दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही बात है। एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है। और एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन ये विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जीएस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से वयस्क तक, ऑप्शन ए है 2 से 7 वर्ष और ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष। बताइए बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की बजाय किस पर, मूर्त अनुभवों पर। अब ये देखो किससे लिया गया, सबसे पहले तो आपको यही पूछ लेगा, तो ये भैया जीन पियाजे से लिया गया है। जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं दी थी ना, मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4। पहले कब से कब तक थी, 0 से 2 वर्ष तक थी और ये संवेदी गामक अवस्था थी। इसमें अमूर्त और मूर्त पूछ रहा है तो ये तो हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकती। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी, तो ये भी नहीं हो सकती। तीसरी हमारी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 या उससे अधिक थी। ठीक है, 11 से 18 वर्ष या उससे अधिक थी। तो अब इन दोनों में से बताओ कब से कब तक होती है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि 7 से 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष पूर्व संक्रिया संवेदी गामक होती है, इसमें तो बच्चा अमूर्त के बाद अच्छा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से सोच ही नहीं सकता। दूसरी 2 से 7 वर्ष वाली ये कहा सकती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी नहीं हो सकती। और 12 से वर्ष तक थी अमूर्त वाली, तो अमूर्त कर सकता था लेकिन उसने अमूर्तता की अपेक्षा करे से पूछ लिया है मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से। तो ये तो हमारा क्या ऑप्शन बचता है कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष
होती है, ठीक है, 7 से 11 12 वर्ष तक होती है। ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। इसमें बालक अमूर्तता की अपेक्षा जो मूर्त अनुभव और जो प्रत्यय होते हैं उनसे बालकों की सोच होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन ए है प्रशंसा, ठीक है, किया जाएगा क्या? प्रशंसा और दोषारोपण है, प्रतिद्वंदिता है, पुरस्कार और दंड है, परिणाम क्या ज्ञान है? तो पहला ऑप्शन है कि पहला और तीसरा, यानी प्रशंसा और दोषारोपण, पुरस्कार और दंड, ये बाहरी प्रेरणा में समावेशित किए जाए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड शामिल किए जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि केवल सेकेंड या सिर्फ प्रतिद्वंदिता शामिल की जाएगी। और चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी, यानी प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड, परिणाम का ज्ञान, ये सभी बाहरी प्रेरणा में समाहित किए जाएंगे। तो देख लीजिए, प्रशंसा हमें कैसी मिलती है? बाहरी मिलती है, ना कि अंदर से मिलती है। प्रशंसा कहाँ से मिलती है? बाहर के लोग ही तो आपकी तारीफ करते हैं कि वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो वाह तुमने सीटेट क्लियर कर लिया है। तो ये सब कैसी प्रेरणा है? बाहरी प्रेरणा तो है। और दोषारोपण भी बाहरी किए जाते हैं कि तुमने सीटेट नहीं क्लियर कर पाया, तुम पढ़ना लिखना नहीं आते, तुम दिन भर फोन चलाते हो, तो ये सब बाहरी दोषारोपण है। प्रतिद्वंदिता भी हमें बाहर से ही होती है। क्यों? दो लोगों के बीच में कंपटीशन के अंदर से होता नहीं, बाहरी रूप से होता है। बाहरी तो पुरस्कार मिलता है, बाहरी दंड मिलता है, और बाहरी प्रतिद्वंदिता होती है। तीसरा है पुरस्कार और दंड, ये भी हमें बाहर से मिलते हैं, ना कि हमें अंदर से मिलते हैं। और जो परिणाम होता है उसका ज्ञान, हमें ज्ञान भी, ये भी कैसा होता है? बाहरी प्रेरणा में समावेशित किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड और परिणाम का ज्ञान, ये सभी बाहरी प्रेरणा में समावेशित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है प्रायोगिक अध्ययन, ऑप्शन डी है आकस्मिक अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन। ये कहने की कोशिश कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है। ये एक व्यक्ति है और ये दूसरों के व्यवहार को देख देख कर क्या कर रहा है? सीख रहा है, ना कि स्वयं के अपने अनुभवों से, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव से। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम सामाजिक अध्ययन कहेंगे, क्योंकि वो समाज में ही सीख रहा है। आकस्मिक मतलब अचानक से सीखना होता है, ये प्रयोग से सीखना होता है, अनुबंधन ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, ऑप्शन सी है अवधान संबंधी बाधा विकार, ऑप्शन डी है प्रेरणा का अभाव। तो बताइए अधिगम निर्योग्यता का क्या लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अवधान संबंधी बाधा विकार है, ये निर्योग्य का लक्षण है। कौन सी? अधिगम में निर्योग, यानी हमारे लर्निंग में जो बाधा डालती है उसका लक्षण है कि अवधान संबंधी बाधा विकार, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए है संचार के साधन, ऑप्शन बी है समवयस्क समूह, ऑप्शन सी है अध्यापक, ऑप्शन डी है परिपक्वता और आयु। तो बताइए अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, परिपक्वता तथा आयु। कि अधिगम को प्रभावित करने वाला, इन लर्निंग को इफेक्ट करने वाला पर्सनल फैक्टर है, यानी कि व्यक्तिगत कारक है। जबकि संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक ये व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। एक्चुअली खो क्या रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है वो गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, यानी गेंद बहुत ही अच्छे से फेंक लेता है और जल्दी जल्दी सबको आउट भी कर देता है, लेकिन ये क्या होता है कि इससे उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गेंदबाजी अच्छे करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बल्लेबाज भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये क्या है, कौन प्रकार का प्रभावित कर, किस प्रकार का ये कौशल है? ऑप्शन ए है ये किस प्रकार के कौशल को नहीं प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन ए है विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। एक क्रिकेट खिलाड़ी अगर अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पहला है कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी है मानसिक विकारों का ना होना। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, यानी हमसे पूछने के करा है कि जो फ्रायड हैं, जो पियाजे हैं और कई सारे मनोवैज्ञानिक और भी हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, लेकिन जो पियाजे हैं उन्होंने ऑप्शन ए है कि कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होंगी, कि पियाजे ने कह दिया है कि विकास की अवस्थाएं किससे निर्धारित होंगी, वातावरण से। दूसरा कह रहा है कि पियाजे ने कहा है कि श्रेष्ठ अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। और कितनी बार आपसे कहा है कि जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ कर जाना, और बहुत जल्द हम अपने चैनल पर भी आपको करा देंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसको शॉर्ट्स भी बना देंगे और आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, कि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप कहते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था कि जीन पियाजे किसके बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक बारे में, तो इन्होंने कहा है कि विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उनको समझाने के लिए जो संज्ञानात्मक बदलाव है उनके बारे में कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है बुद्धि और सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता, ठीक है। जो गिलफोर्ड हैं उन्होंने जो अपसारी चिंतन पद है उसका प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था, सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन के पद का प्रयोग सृजनात्मकता के अर्थ में गिलफोर्ड ने किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। आपका ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई को। तो अभी आप कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। सुबह 8 बजे हम प्राइमरी लेवल के लेकर आते हैं आपके सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर, उन्हें देखा कीजिए 1 to 5 के लिए, और रात के 8 बजे हम लेकर आते हैं जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर के पेपर 6 to 8 के लिए, तो उन्हें देखा कीजिए। साथ ही CDP के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, तो हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जल्दी। सबको आज से हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी पेडागोजी भी, EVS की पेडागोजी और हिंदी की पेडागोजी के बाद साथ ही आपको EVS मैथ इन सबकी पेडागोजी भी मिलेगी। और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले मैंने कई इसके प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, ना देखे हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया जाइए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर सुबह 10 बजे देखा कीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।